गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस पेंडेमिक में आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, घर से ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, ज़्यादा फालतू बाहर ना निकलें। और सबसे पहले तो आप सभी 11th क्लास में आए नए बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब ने 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम पास करके 11th क्लास में एडमिशन लिया है, तो उम्मीद है ये सत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 11th क्लास आपकी बिल्कुल अलग हो जाती है। इस साल आप हिस्ट्री में जो कुछ चेंजेस देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। हमने सबसे पहले चैप्टर 2 शुरू किया है। चैप्टर 2 शुरू करने का कारण है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। आपकी जो किताब का नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के कुछ विषय, इसमें जो चैप्टर हैं उन्हें थीम्स कहा गया है इसमें, ठीक है ना। थीम 1, थीम 2, थीम 3 आप देख रहे हैं। हिंदी में विषय कह रहा है, विषय 1। ओके, इसको इसने 4 सेक्शन में बांटा है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 1 में है अर्ली सोसाइटीज, सेक्शन 2 है एम्पायर्स, सेक्शन 3 है चेंजिंग ट्रेडिशंस यानी बदलती परंपराएं, सेक्शन 4 है टुवार्ड्स मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की ओर। इस वाली किताब में आपका पूरा विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री है। मैंने कहा इस साल पेंडेमिक की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं। सरकार ने देखा कि बच्चों का बहुत समय का नुकसान हुआ, स्कूल खुल नहीं पा रहे, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, तो सरकार ने इसलिए सीबीएसई ने आपके 3 जो चैप्टर हैं यानी 3 थीम्स को हटा दिया है। इस साल आपको 3 चैप्टर कम पढ़ने हैं। मैंने कहा चैप्टर नंबर 1 अर्ली सोसाइटीज आपका हटा दिया गया है, इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 2 आज सबसे पहले शुरू किया है। एक तो चैप्टर नंबर 1 हटाया, मैंने कहा आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, तो आपके 1, 5 और 8 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो बचे कौन से चैप्टर? 11 चैप्टर आपके थे, उसमें से 3 चैप्टर हट गए, तो आपके पास अब सिर्फ 8 चैप्टर बचे हैं। बहुत अच्छी बात है, अब आपको सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ने हैं, तो आप उम्मीद है अच्छा सा पढ़ेंगे और बहुत अच्छे स्कोर लेके आएंगे। बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए मैं आपके साथ हूं और उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ध्यान से सभी वीडियोस को सुनेंगे। हम आपकी पूरी 11th क्लास को ऐसे ही कराएंगे और 12th क्लास की वीडियोस तो मैं पहले ही बनाना शुरू कर चुका हूं, अगले साल वो आपके काम आएंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2। मैंने कहा ये सेक्शन 1 अर्ली सोसाइटीज़ का ही पार्ट है। उसका आपका जो पहला अर्ली सोसाइटीज़ में जो पहला थीम था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम यानी समय की शुरुआत से, वो हटा दिया गया है। तो हमने अब सेक्शन 1 का चैप्टर 2 यानी राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसे पढ़ना है। तो शुरू करें। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने कहा चैप्टर 2 है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, कैसे इसमें लेखन कला शुरू हुआ, मनुष्य ने लिखने की कला का डेवलपमेंट कैसे हुआ और शहरी जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। तो मैंने कहा हमारा चैप्टर यहाँ शुरू होता है, तो अब आप ध्यान से देखें। मैंने कहा इस चैप्टर में हम आपके 13 टॉपिक्स हैं। पहला लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। दूसरा मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, उसकी ज्योग्राफी के बारे में। तीसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बन यानी शहरीकरण का महत्व। फिर आता है शहरों में माल की आवाजाही, ओके, यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। फिर आता है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स, लेखन कला का विकास कैसे हुआ। फिर हम छठा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे द सिस्टम ऑफ राइटिंग, लेखन प्रणाली। ओके, 7वां जो टॉपिक है लिटरेसी। 8 नंबर टॉपिक है द यूजेस ऑफ राइटिंग। नंबर 9 अर्बनाइजेशन इन साउदर्न यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। ओके, उसमें कहेगा टेम्पल्स एंड किंग्स यानी मंदिर और राजा। टॉपिक नंबर 10 में आपका आएगा लाइफ इन द सिटी यानी शहरी जीवन। 11 में हम पढ़ेंगे ए ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। फिर आता है आपका सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। फिर द लीगेसी ऑफ राइटिंग यानी लेखन कला की देन। तो ये जो पूरा चैप्टर है मेसोपोटामिया के बारे में है। कहता है इस अध्याय में हम प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। मैंने कहा विश्व में जो सबसे पहले सभ्यताएं पनपी उनमें से एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। भारत में भी इसके समकालीन एक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी जो बाद में खोजी गई थी।
ये सभ्यता पहले खोज दी गई थी। ठीक है, तो कहता है मेसोपोटामिया सभ्यता, इसमें हम पढ़ रहे हैं, कहता है सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया, शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। जो मनुष्य शहरी जीवन मतलब जो टाउन, गांव और शहर में फ़र्क आप जानते हैं। गांव में प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें काम ज़्यादा होता है, और जो शहर होता है वहाँ पे तृतीय क्षेत्र में काम ज़्यादा होता है। तृतीय क्षेत्र इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जिसमें मैंने कहा खेती और खेती से जुड़े पशुपालन वगैरह, ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र मैंने कहा जो उससे रिलेटेड हम सर्विस करते हैं, उससे रिलेटेड जो हम काम करते हैं, और तृतीय क्षेत्र में आता है आपका सर्विसेज, सेवाएं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में मैंने कहा कृषि, द्वितीय क्षेत्र में कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें, और तृतीय क्षेत्र में सर्विसेज यानी सेवाएं जैसे बैंकिंग, ओके, ये सारा तृतीय क्षेत्र में आता है। तो शहरों में तृतीय क्षेत्र में काम ज़्यादा होता है, सर्विस सेक्टर में काम ज़्यादा होता है। अब कहता है मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये दो नदियों के बीच में पनपी थी। ये जो दो नदियाँ थी इनका नाम था फरात और दजला। इंग्लिश में हम कहते हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ओके, फरात मतलब यूफ्रेट्स कहता है इंग्लिश में, और जो आपकी दजला है वो है टिग्रिस। ओके, आजकल यह जो प्रदेश है इराक का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी आज जो वो पड़ती है आपके इराक गणराज्य में पड़ती है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों, कहता है द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेसोस एंड पोटामस। जो मेसोस का मतलब है मध्य यानी मिडिल, पोटामस शब्द का मीनिंग है रिवर। रिवर कौन सी? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। मैंने कहा यहाँ पे दो नदियाँ बहती है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स यानी दजला और फरात। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा मेसोपोटामिया ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड मेसोस और पोटामस से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ हुई थी? इराक में। आज जो इराक है आपका वर्तमान इराक। मेसोस शब्द का मीनिंग मिडिल यानी मध्य। पोटामस शब्द का मीनिंग मैंने कहा रिवर। रिवर कौन सी? मैंने कहा दो नदियाँ दजला और फरात। ओके, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। मेसोपोटामिया वॉज फेमस फॉर, मेसोपोटामिया किसके लिए फेमस था? मैंने कहा वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर, राइटिंग, मैथमेटिक्स, ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी, सिटी लाइफ, इन सब के लिए फेमस था आपका मेसोपोटामिया। ओके, कहता है मेसोपोटामिया इसके लिए प्रसिद्ध था। हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। विशाल एवं समृद्ध साहित्य, लेखन कला, व्यापार, गणित, खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी मैंने कहा खगोल विद्या, शहरी जीवन, सिटी लाइफ, इन सब के लिए फेमस था मेसोपोटामिया। आरंभिक काल में मेसोपोटामिया को मुख्य रूप से इसके शहरीकृत दक्षिणी हिस्से को सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता था। कहते हैं शुरुआत में जो मेसोपोटामिया था इसका जो मेन जो दक्षिणी हिस्सा है खासतौर से उसे, वैसे पूरे मेसोपोटामिया को पर मुख्यतः दक्षिणी हिस्से को किस नाम से जानते थे? सुमेर और अक्कद। ओके, सुमेर और अक्कद, दक्षिणी हिस्सा, साउदर्न पार्ट। मैंने कहा आप जानते हैं मैप में दक्षिण उत्तर पश्चिम, ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर हमारा वेस्ट। तो दक्षिणी हिस्सा जो आपका देखो सुमेर और अक्कद, ये आपका दक्षिणी हिस्सा। कहता है इन्हें सुमेर और अक्कद, ये बड़े फेमस थे उस समय, तो इसीलिए पूरे दक्षिणी हिस्से को सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता था। ओके, तो खासतौर से दक्षिणी हिस्से को, ये प्रसिद्ध शहर थे शुरुआत में, आरंभिक काल में। फिर कहता है 2000 ईसा पूर्व के बाद। ओके, ईसा पूर्व आप बच्चे जो नहीं जानते हैं वो समझ लें, ये देखिए ये 0 जो ईसा का जन्म को माना जाता है। इसके बाद ईसवी है और इसके पहले ईसा पूर्व है। आज जो आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं मैंने कहा 2020 में। आप ऐसे देखें दोबारा, मैंने कहा 0, आज आप चल रहे हैं 2020 में। ये ईसवी है, एडी जिसे कहते हैं, या CE भी जिसे कहा जाता है। ये बात कर रहा है कब की? 2000 BCE की, 2000 BCE की, यानी 0 से भी 2000 साल पहले। आप नंबर लाइन आपने देखी हुई है मैथ्स में, ये 0, ये -1, ये -2 ऐसे, और इधर 1 2 ऐसे। ये एक तरह से आप नंबर लाइन की तरह भी इसे समझ सकते हैं। ओके, तो मैंने कहा आप इसको नंबर लाइन की तरह भी समझ सकते हैं। आइए मैं आपको दोबारा समझा दूं इसमें। और मैंने कहा ये 0, ये आज है 2020। ओके, यानी 0 के बाद 2020 साल बढ़ गए हैं।
और मैंने कहा 2000 ईसा पूर्व, यानी 0 से भी 2000 साल पहले की बात है। 2000 BCE, BCE मतलब ईसा पूर्व, यानी 2000 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करता हूं तो कुल कितने साल हो गए, इससे आपको यहां जाना है। तो पहले 2020 फिर 2000 और, तो टोटल कितने हो गए, 4020 साल पुरानी बात है, लगभग 4000 साल पुरानी बात अगर हम कर रहे हैं। ओके, जो इसमें हम कह रहे हैं तो ये 4000 साल पुरानी, और इससे पहले जो मैंने कहा ये उससे भी पुरानी बात है, 6-7 हज़ार साल पुरानी है ना। तो 4000 साल पुरानी बात है 2000 ईसा पूर्व की। जब हम बात करेंगे कि 2000 ईसा पूर्व जब बेबीलोन इंपॉर्टेंट शहर बन गया, कौन सा शहर, बेबीलोन, ये बड़ा फेमस हो गया, तो इस दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। पहले मैंने कहा सुमेर और अक्कद के नाम से जानते थे। फिर जब 2000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है कि बेबीलोन इंपॉर्टेंट सिटी बन गया, तो दक्षिणी पार्ट को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ओके, बेबीलोनिया। अब कहता है लगभग 1100 ईसा पूर्व। अब 1100 ईसा पूर्व की बात करेंगे तो अब आप समझ सकते हैं, मैंने कहा 0 आज 2020 और ये 1100 साल पहले माइनस का 1100, तो आज से कितने साल पुरानी बात हो गई, लगभग 3120, यानी लगभग 3100 साल पुरानी बात हो गई। ओके, समझ आया पॉइंट, ईसा पूर्व और ईस्वी का। तो मैंने कहा अब आप देखें, लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। ओके, असीरियाई ये आए, इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो उस एरिया को असीरिया कहा जाने लगा। ठीक है, ये असीरिया आपका कहलाया। समझ आया आपको। तो मैंने कहा पहले सुमेर, फिर बेबीलोनिया, ओके, पहले सुमेर और अक्कद, सुमेर अक्कद और फिर बेबीलोन और फिर आया असीरिया। कोई तकलीफ यहाँ तक, आगे चलें। कहता है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वॉज सुमेरियन। Gradually around 2400 BCE, यानी 2400 BCE, when Akkadians came here, Akkadi was spoken instead of Sumeri language. तो सबसे पहली भाषा कौन सी थी जो जहाँ ज्ञात भाषा थी, सुमेरियन यानी सुमेरी। पर 2400 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 2400 ईसा पूर्व, मैंने कहा ईसा पूर्व अब आप समझ गए हैं, 2400 ईसा पूर्व, ओके, यानी 0 से 2400 साल पहले, यानी इसमें 2000 और जोड़ दो, 4420 साल पुरानी बात हो गई। समझ पाए ना आप। ओके, तो 2400 ईसा पूर्व के लगभग जब अकादी भाषा वाले लोग यहाँ आ गए, तो सुमेरी भाषा के बदले कौन सी भाषा, अकादी भाषा बोली जाने लगी। अब कहता है 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व का मतलब 2400 के भी 1000 साल बाद, तो 1400 ईसा पूर्व की बात यानी 2400 के 1000 साल बाद। ओके, कहता है 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा भी यहाँ पे शुरू हो गई। कौन सी लैंग्वेज, अरमाइक। ओके, कहता है यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी, फिर इसके बाद आई थी हिब्रू, और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। ओके, हिब्रू आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज, हिब्रू। तो लैंग्वेजेस का आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा लैंग्वेज में सबसे पहली लैंग्वेज जो मिली थी सुमेरियन, इसके बाद शुरू हुई अकाडी, फिर हुई अरमाइक, देन हिब्रू। ओके, तो ये हमारी भाषाएं इस प्रकार चलती गई। आगे टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सभ्यता का विकास। ओके, कहता है कल्टीवेशन इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 7000 BCE। कैसे विकास हुआ, क्रम बता रहा है 7000 ईसा पूर्व। देखिए कितनी पुरानी बात हो गई, 7000 ईसा पूर्व। अब आप सोच सकते हैं ना, 0 से 7000 साल पहले, यानी आज से, आज 2020 है, 7 और 2 9000 साल पुरानी बात हो गई। लगभग 9000 साल पहले क्या हुई, कल्टीवेशन यानी खेती, एग्रीकल्चर। मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में ही हो गई। और मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में मंदिरों का निर्माण। मंदिर से मतलब पूजा स्थल, ओके, उनके टेम्पल्स जो थे। कहता है मेसोपोटामिया में लेखन की शुरुआत, राइटिंग कब, 3200 ईसा पूर्व। ओके, 3200 ईसा पूर्व में उन्होंने राइटिंग शुरू कर दी थी, लेखन कला। और मेसोपोटामिया में शहरों की शुरुआत हुई 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में शहरों की शुरुआत, सिटी लाइफ शुरू हो गई थी। कीलाकार लिपि का विकास, इसको हम आगे बताएंगे आपको क्या होता है, यूनिफॉर्म
ठीक है। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं कीलाकार लिपि, अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कीलाकार लिपि का विकास 2600 ईसा पूर्व में, ये देखो हम टाइम पीरियड बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था यहाँ 1000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। कहता है मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत, जो आपके आर्कियोलॉजिकल पार्ट्स वहाँ खोजे गए, कहता है कब, 1840 के दशक में, ठीक है। 1840 के दशक में इस पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कर दी गई थी। भारत में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 1920 के आसपास में खोजी गई थी। ओके, तो ये लगभग 100 साल पहले ही खोज दी गई थी। मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास, ओके, सेटलमेंट्स, बस्तियां कब शुरू हुई, 5000 ईसा पूर्व में। पहले मनुष्य आदि मानव था, इधर उधर भटकता रहता था, तो मैंने कहा 5000 ईसा पूर्व में सेटलमेंट्स की शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया में। समझ आया? मैंने कहा ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके, चलें आगे। अब आइए अगला टॉपिक, कहता है यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत इंपॉर्टेंट था यूरोप वालों के लिए मेसोपोटामिया। ऐसा क्यों, कारण क्या था इसका, क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, क्यों वो बहुत रुचि ले रहे थे वहाँ खोज करने में यूरोपियंस? आइए, कहता है बाइबल के फर्स्ट पार्ट ओल्ड टेस्टामेंट में कई संदर्भों में इसका उल्लेख है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध नहीं पवित्र कहेंगे, सॉरी, पवित्र ग्रंथ है यहूदियों का ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। ओके, और जो आपके क्रिश्चियंस और जो मुस्लिम्स हैं उनकी शुरुआत यहूदियों से ही हुई थी, तो उसी का पार्ट ये आगे बने थे, कुछ क्रिश्चियंस बने थे, कुछ मुस्लिम्स बने थे, कुछ यहूदी बचे थे, ठीक है ना। तो कहता है ओल्ड टेस्टामेंट, ये आप बाइबल के दो पार्ट मान सकते हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों के विचार हैं और न्यू टेस्टामेंट में क्रिश्चियंस के हैं। ओके, तो क्रिश्चियंस के लिए भी ओल्ड टेस्टामेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसमें बाइबल से पहले का पार्ट है, तो इसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा गया है, पुराना विश्वास, है ना। कहता है, देखो मैंने आपको बता भी रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए अभी आगे देखेंगे, अभी देखते हैं हम कि क्या कहता है। बाइबल के पहले भाग में ओल्ड टेस्टामेंट में कई रेफरेंस में इसका उल्लेख है। उदाहरण, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस, ओल्ड टेस्टामेंट में कई सारी बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट कलेक्शन ऑफ बुक्स है एक तरह से, तो इसकी एक बुक है जेनेसिस। तो कहता है इसमें सिमार का उल्लेख मिलता है। तो जो आपकी यहूदियों की और क्रिश्चियंस की फेमस बुक है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें सिमार शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका मीनिंग था सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। ओके, सुमेर ईंटों से बने, तो सुमेर पे इसलिए वो इंटरेस्ट लेते थे। तो यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। जो यूरोप के यात्री और विद्वान हैं, मैंने कहा वो मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे कि उस समय भी यहाँ के लोग रहा करते थे। जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज शुरू हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्सर से सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। अक्षर से मतलब एक एक अक्षर को, कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो बातें की गई है वो सारी बातें सत्य है। इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ की खुदाई में से उन्होंने इंटरेस्ट लिया कि यहाँ की खुदाई में जो पार्ट्स मिलेंगे इससे हम साबित करेंगे कि हमारी जो बातें कही गई है ओल्ड टेस्टामेंट हमारी पवित्र पुस्तक में वो सारी सत्य है। जैसे कि मैंने कहा हस्तिनापुर की खुदाई हुई थी, तो यहाँ पे लोगों ने इसलिए रुचि ली कि भाई यहाँ पे इसे निकलेगा तो हम महाभारत को सत्य साबित करेंगे, ठीक है ना। तो यही बात हुई। कहता है 1873 में ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा खोज अभियान के अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी। पट्टिका मीन्स टैबलेट, एक मिट्टी की टैबलेट्स बनाई जाती थी, पट्टी बनाई जाती थी, ठीक है, उस पर लिखा जाता था। तो पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में जल प्लावन की कहानी अंकित थी। जल प्लावन यानी बाढ़ का करके, यानी प्रलय जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पट्टिका की खोज कर रहे थे कि उस पट्टिका में लिखा होगा कैसे जहाँ पे प्रलय आई थी और क्या चीज़ें थी। ये कहानी है जल प्लावन वाली, आपको बताता हूँ मैं। कह रहा बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। ऐसी प्रलय आई कि सारा जीवन नष्ट हो जाता, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए सारी जिम्मेदारी किसको दी? नोवा को। तो ओल्ड टेस्टामेंट में यानी बाइबल में किसको कहा गया है? नोवा, कि नोवा ने सबको बचाया। ऐसे ही सभी धर्म ग्रंथों में सबकी कहानियाँ हैं। आपने अभी विष्णु पुराण देखा होगा हाल फिलहाल में, उसमें मत्स्य अवतार आप जानते हैं। तो मत्स्य अवतार क्या था? उसमें भी तो यही कहानी थी कि आप सभी एक एक जीव को रख लेंगे, और वही कहानी यहाँ भी है। यहाँ चुना गया है नोवा को। कहता नोवा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं को एक एक जोड़ा रख लिया, सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया,
ठीक है। और जब जल प्लावन हुआ, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, तो नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही कहानी कहता है मेसोपोटामिया की परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को ज्यूशूद्र या उत्तनापिष्टम कहा गया है। ठीक है, क्या ये देखिए आप दिखा सकते हैं, एक बड़ी सी नाव बनाई जिसमें सभी जीवों का एक एक जोड़ा रखा संभाल करके नोवा ने। ये ईश्वर ने, परमेश्वर ने कहा नोवा को कि आप सबको बचाओ इसमें से। ये कहानी है, देखो सभी जीवों को रख के ले जा रहे हैं नाव की तरफ। सभी जीवों का एक एक जोड़ा बचा लिया ताकि वो दोबारा से अपना बढ़ा सके। देखिए ऐसे हिंदू धर्म में भी एक कहानी है ना, तो वो सारी जगह यही कहानियां चलती है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस बिकॉज, वही सारी बातें हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, चलें आगे। आइए, कहता है ओल्ड टेस्टामेंट में कह रहा था आपको क्या है, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबिल का फर्स्ट पार्ट का नाम पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट है। इसमें ईश्वर द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, यहूदी राज्य और ईश्वर से उनका संबंध आदि की कहानियों द्वारा वर्णन है। यहूदियों के प्रारंभिक इतिहास का अधिकतर पता किससे चलता है? ओल्ड टेस्टामेंट से ही। असल में बाइबिल का पुराना नियम यहूदी धर्म ग्रंथ का ही संस्करण है। ओके, तो मैंने कहा ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दो पार्ट हैं इसके। देखिए ये रहा बाइबिल, ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ बाइबिल है, जिसे बाइबल भी कहा जाता है। इसके दो भाग हैं, पूर्व विधान और न्यू विधान। ओके, कानून यानी विधान। तो मैंने कहा पुराना कानून और नया कानून, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। अब कहता है हम इस सभ्यता को कैसे जाने। अब आपका ये सवाल हर सभ्यता के लिए आता है। जब आप 12th में जाएंगे, आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, वहाँ पर भी यही चीज़ें आती है। किसी भी सभ्यता को हम जानते हैं तो उसका क्या सोर्स है, कैसे हम पता लगाते हैं, तो सभी के लिए लगभग यही आंसर बनते हैं। कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने के स्रोत, क्या स्रोत है? पहले कहता है बिल्डिंग्स, जो हमें वहाँ बिल्डिंग्स मिली हैं, इमारतें, जब हमने वहाँ खुदाई करी तो हमें जो इमारतें, ढांचा जो मिला है। ओके, बिल्डिंग मतलब ये नहीं कि हाई राइज बिल्डिंग बहुत आपको मल्टी स्टोरी मिलेगी। कोई हाई राइज बिल्डिंग से मतलब नहीं, खंडहर अवशेष, घरों के जो अवशेष या वहाँ की जो इमारतों के अवशेष, इमारतें, मूर्तियाँ, ओके, स्टैचूज हमें प्राप्त होते हैं। आभूषण, ओके, कहता है ऑर्नामेंट्स, आभूषण कैसे कैसे पहनते थे उससे भी हम पता लगाते हैं। औजार, कैसे औजारों का प्रयोग करते थे, लकड़ी के, लोहे के, हड्डियों के, ओके, तो उसका भी पता लगाते हैं। कब्रें, कब्र में सबके अपने अपने कुछ परंपरागत उसके हिसाब से दफनाते थे कब्र में, तो वो सब कब्र में साथ में क्या दफनाया जा रहा है, जरूरी कीमती सामान या क्या, तो उससे भी हम पता लगाते हैं इनका कैसा रवैया, कैसा रहन सहन रहा होगा। कब्र में जो चीज़ें मिली, ये चीज़ें ये यूज करते थे, क्या करते थे, है ना। मुहरें यानी सील्स, जब मुहर लग जाती है, सील्स, ओके, किसी भी चीज़ को पैक करके मुहर लगाते हैं हम। मुद्राएं, करेंसी यानी कॉइन। हथियार, वेपन्स कैसे यूज कर रहे हैं। लिखित दस्तावेज, मैंने कहा टैबलेट्स, पट्टिकाएँ, है ना। बाइबिल, लिखित दस्तावेज के बारे में हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ेंगे अभी। बाइबिल से भी मैंने कहा हमें इसके बारे में जानकारी मिल रही है। मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर, देखिए ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, ये है इमारतें जो मेसोपोटामियन से हमें प्राप्त हो रही है। ओके, इनको बिल्कुल रख रखाव करके देखा जाता है कैसे वो रहते होंगे। ये इनके ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह के ऑर्नामेंट्स वो यूज करते थे। ये देखिए क्वाइंस ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के लोग कैसे क्वाइंस यूज कर रहे हैं, तो ये देखिए क्वाइंस। ओके, ये पट्टी का टैबलेट देखो, एक मिट्टी का, ये जिसमें हम गोद के बना देते हैं तो वो छप जाता है, बाद में वो मिट्टी को पका देते हैं धूप में या आग में, तो उससे जो इसमें हमने बनाया था वो पक्का हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो ये इन्होंने अपनी लिपि में लिखा हुआ है, चित्रात्मक लिपि भी होती है, देखो चित्र के आकार में लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मुहर, मुहर सील लगाना, ठीक है ना, सील लगा दी जाती है। इसमें देखो, इस आप देख सकते हैं जो सिलेंड्रिकल ये सील है, इसमें कुछ सांचा बना हुआ है, सांचे को इस पर रोल किया तो जो इसमें था वो यहाँ प्रिंट हो गया, बाद में ये सूख गई तो ये आपका छप गया इसमें, ठीक है ना, इसको सुखा दिया गया मिट्टी की पट्टिका को। देखिए कब्र, कब्र में देखो क्या सामान साथ में रख रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, बर्तन वर्तन, सब इस तरह हम पता लगाते हैं चीज़ों का। कब्र भी स्रोत है। एक आपकी किताब में ये वार्का शीर्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है, पिछले साल भी ये पेपर में आया था। ओके, चित्र देखा के भी पूछ लेता है, एक नंबर एक चित्र में भी आता। आप सभी चित्रों को बुक्स की याद रखेंगे किसका है। कहता 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर, इसमें आप बाद में एक उरुक सिटी भी पढ़ेंगे। स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। ये जो स्त्री का ये सिर बनाया है, सफ़ेद पत्थर को तराश के बनाया है। आंखों और भौं में देखिए नीले लाजवर्द और पत्थर है कि ये लैपिस लजुली।
ओके, लैपिस लजुली लाजवर्ड मणि होता है ये, सफ़ेद सिप्पी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। बड़ी खूबसूरत आंखें बनाई थी, अब तो निकल गई, वो इधर उधर हो गया। कहता है सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था, तो इस मूर्ति के ऊपर कुछ गहना भी पहनाया होगा। ओके, कहता है यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है, तो बहुत ही खूबसूरत नमूना है। कहते हैं इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। बड़ी सुकोमल बनावट, बड़ा ही कोमल सा लग रहा है इसका फेस देख करके। ठीक है, पत्थर को तराश के, यह कैसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। ऐसा कठोर पत्थर ये दूर से लाए होंगे क्योंकि वह रेगिस्तानी इलाका है ज़्यादातर। कहता है पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा। कुछ लोग लेके आए होंगे, कुछ लोगों ने तराशा होगा, हर कहता है किन किन लोगों का योगदान रहा होगा। अब आता है ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का भूगोल। इसमें कहता है इराक इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट्स। आज की डेट में जो मेसोपोटामिया क्या है, इराक कह रहा है ये एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। जैसे आप अपना देश देखते हो, हमारे यहाँ एक तरफ लद्दाख है बहुत ही ठंडा डेजर्ट, एक तरफ राजस्थान है डेजर्ट, तो ऐसे ही कह रहा है एक भौगोलिक विविधता वाला देश है इराक भी, जैसे हमारा भारत है। आपको दिशाएं बता दूं मैं, आप सभी जानते हैं, मैंने कहा इसमें बना भी दिया मैंने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया आपका साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। दिशाएं ध्यान से समझ लिया आपने। ठीक है, दिशाएं समझे आप। चलें आगे। आगे आता है, सबसे पहले कहता है इसमें जो अलग अलग पार्ट है, ज्योग्राफी समझ रहे हैं हम मेसोपोटामिया की, तो जो इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, पूर्वोत्तर, यहाँ हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। ठीक है, वृक्ष आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब वृक्षों से भरी हुई, स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल हैं, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। जब वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी ऑब्वियसली। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती का काम भी शुरू हो गया था। ओके, नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करता है। फिर कहता है नॉर्थ पार्ट, यहाँ ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है, स्टेपीज घास के मैदान। ओके, जो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, कहता है मेसोपोटामिया वाले पार्ट में। ओके, अलग अलग जगह पे अलग अलग घास के मैदानों के नाम हैं। चले, कहता है पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। अच्छे घास के मैदान है जहाँ पर घासें खूब लंबी लंबी, मतलब अच्छे लंबे लंबे पेड़ हैं, तो वहाँ पे पशुपालन ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, जानवरों, भाई जानवर को पाल सकते हैं अगर वहाँ पे घास वगैरह अच्छा है, पशु चारागाह मिल रहा है। कहता है सर्दियों की वर्षा से झाड़ियाँ आने से भेड़ बकरियों के लिए अच्छा भरण पोषण होता है। अब ईस्ट की बात करते हैं। यहाँ दजला की सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कौन सी रिवर्स है, दजला, उसकी सहायक नदियाँ जो बह के आ रही है। ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन है यहाँ की जो दजला की सहायक नदियाँ हैं, कहता है। साउथ में चलते हैं, कहता है साउथ पार्ट जो है वो एक डेजर्ट है। दिस इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज्ड। यही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। कौन सी नदी, कहता है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। दजला और फरात नदियाँ उत्तर पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी वहाँ इकट्ठा कर लाती है। जब नदी ऊपर से बहकर आ रही है तो पहाड़ों को घिसती हुई, पहाड़ों की गाद लेती हुई, पेड़ पौधों को अपने साथ बहाती हुई, तो वो सारा क्या होता है, बाद में उपजाऊ बन जाती है ना वो ज़मीन। वो सारा बाद में क्या करता है, खाद का ही तो काम करता है। बाढ़ का पानी आया, उसके साथ गाद आ जाती है, फिर पानी कम हो गया, गाद वहाँ जम जाती है, तो मिट्टी वहाँ की क्या रह जाती है, उपजाऊ। आपका जो गंगा यमुना का मैदान है, आप देख सकते हैं उत्तरी भारत जो है, गंगा यमुना का मैदान, इसी वजह से उत्तरी भारत की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है। ओके, हाँ जी, कहता है जिस कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद अनेक धाराओं में बंटकर बहने लगती थी। वहाँ जब प्रवेश करती थी तो कई धाराओं में बढ़ जाती थी, और ये धाराएं क्या करती थी, ये सिंचाई की नहरों का काम। आपने देखा है ना, नदियों से सिंचाई की नहरें निकालते हैं, तो वैसे ही अपने आप ही प्राकृतिक रूप से एक नहरों का काम करती थी। और यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेतों की सिंचाई की जाती थी इन नहरों से। इस क्षेत्र को सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता था। मैंने बताया दक्षिणी पार्ट में सुमेर और अक्कद जो पहली सभ्यताएं पनपी थी। ठीक है, फिर आता है, ये देखो आप, इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है, बेबीलोन भी दिख रहा है आपको। ये इसमें देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र का चित्र बना हुआ है, ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो बने हुए हैं। ओके, चित्र बना रखा है। यह ग्रीन वाला कृषि उत्पादकता का प्रदेश, मैंने कहा ये ज़्यादा सिंचाई हो जाती थी नहरों से, तो ये ज़्यादा उपजाऊ हो गया। ओके, ये दजला नदी आपको दिख रही है, ये फरात नदी आपको दिख रही है, मारी सिटी पढ़ेंगे हम। ओके, ये उरुक और उर सिटी भी अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, बगदाद आज की डेट में किसकी, इराक की कैपिटल है। ये असीरियाई प्रदेश मैंने कहा था ऊपर की तरफ। ओके, चलें आगे, आइए आगे चलते हैं।
मेसोपोटामिया और उसका भूगोल हम पढ़ रहे थे। मैं कहता है खेती, मैंने भी आपको खेती के बारे में बताया। कहता है खेती के अतिरिक्त भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। तो खेती के अलावा क्या कर रहे हैं, पशुपालन, ओके, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं प्राप्त होती थी। यहाँ की नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। ओके, गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे, तो खजूर के पेड़ भी यहाँ पर हैं, नदियों में मछलियाँ भी हैं। ओके, मांस, दूध, ऊन भी इन्हें मिल रहा है, और स्टेप मैंने कहा ऊपर खेती भी काम कर रहे हैं। आगे कहता है शहरीकरण के कारण और महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। अब शहर मैंने कहा था आपको, कहता है मेसोपोटामिया में शहरों नगरों की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में हुई, जिसके निम्न कारण थे। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, पहला कहता है शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य प्रकार की गतिविधियां भी होती है। आर्थिक गतिविधियां जैसे व्यापार, विनिर्माण और सेवाएं। मैंने कहा व्यापार होगा, ट्रेड होगा, ठीक है ना, शहरों में। ओके, गांव में व्यापार नहीं होगा, गांव में क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र, खेती, पशुपालन। ओके, कहता है अधिक जनसंख्या, शहरों में क्या होगा, सुविधाएं बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ जाती है शहरों में। ओके, आप देख सकते हैं दिल्ली शहर वगैरह में तो क्या हो जाता है, जनसंख्या घनत्व कम क्षेत्र में ज़्यादा। देखो शहर का क्षेत्र छोटा होता है पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। आत्मनिर्भर ना होना, शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होते हैं। शहर के लोग गांव के लोगों से कम आत्मनिर्भर हैं, गांव के लोग फिर भी थोड़ा आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें गांव में ही सारी चीज़ें मिल जाती है, घर में अपना दूध मिलता है, घर में ही चीज़ उगा लेते हैं, खाने पीने की सब्जियाँ, ठीक है, गेहूँ चावल सब घर में हो जाता है, तो उनको आत्मनिर्भरता ज़्यादा होती है। पर शहरों में क्या है, आपको हर चीज़ खरीदनी पड़ेगी। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, कह रहा है शहरों में तरह तरह के व्यवसाय में लगे लोग रहते हैं, इससे लोगों में तालमेल बनाते हैं। तालमेल के लिए क्या करते हैं, श्रम का विभाजन, काम बांट देना। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कहता है शहरों में अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती है, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई धातु कर्म, धातु कर्म मतलब मैंने कहा मेटलर्जी, मतलब धातु को गलाना वलाना, उसका जो तैयार करना, ओके, इत्यादि। इसलिए संगठित व्यापार के सामाजिक संगठन, इसलिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ताकि सबके ऊपर नियंत्रण रख सके। कहता है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कुशल परिवहन, मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदियों के कारण परिवहन व्यवस्था अच्छी थी, नदियाँ थी और जलमार्ग अच्छा बन गया, ठीक है, तो जलमार्ग अच्छा बन गया तो मैंने कहा खेती, क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरीके से हो पाया। ओके, अब कहता है मजबूत अर्थव्यवस्था, शहरों में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां होती है, इसलिए शहरों में अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होती है। व्यवस्थित समाज होता है, अलग अलग संगठन मैंने कहा बन गए यहाँ पर, तो क्या हो गया, समाज व्यवस्थित हो गया। लेखन और व्यापार, ओके, शहरी लोगों के पास लेखन कला होती है, भाई उनको अपने व्यापार के लिए सबका रिकॉर्ड रखने के लिए लेखन कला को डेवलप करना पड़ेगा ना, इसीलिए राइटिंग यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है। आगे चले, कहता अगला टॉपिक है शहरों में माल की आवाजाही, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन सिटीज, शहरों में माल आ रहा है जा रहा है, ओके, उसके लिए बता रहा है। कैसे मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, परंतु खनिज संसाधनों की कमी थी, जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु। तो उन्होंने तुर्की, ईरान से क्या खरीदा, लकड़ी, तांबा, टिन, रांगा, चांदी, सोना, सीपी इत्यादि किस्म के पत्थरों का आयात किया। कहाँ से, तुर्की, ईरान से, ओके। और ये वस्त्र और खाद्य संसाधनों का निर्यात करते थे, खुद क्या बेचते थे, वस्त्र और खाद्य संसाधन। मैंने कहा खाद्य संसाधन यहाँ पे हो रहे थे, खेती हो रही थी, तो उन्होंने वो बेचा। शहरी विकास के लिए शिल्प, व्यापार और सेवाओं के साथ साथ कुशल परिवहन व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कह रहे शहर में विकास के लिए शिल्प और व्यापार तो होना चाहिए, इसके साथ में परिवहन व्यवस्था भी होना चाहिए। आप व्यापार करोगे कैसे, जब परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो। आप कोई चीज़ उगाओगे पर उसको मार्केट तक पहुंचाओगे कैसे, आप कोई चीज़ बनाओगे उसको मार्केट तक पहुंचाओगे कैसे। व्यापार तभी तो होगा जब आपके पास क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ओके। कहता है माल को पशुओं की पीठ पर लादकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में ले जाना बड़ा कठिन होता था और समय भी लगता था, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था, ठीक है। इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड। देखो एनिमल फीड ज़्यादा खिलाना पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। एक आप घोड़े पे बैठ के गए या बैलगाड़ी पे बैठ के गए तो बैल को भी कुछ देर बाद आराम चाहिए होगा। पर अगर जलमार्ग से जाएंगे हम तो जलमार्ग से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। वही ये कहता है कि जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता तरीका था, ओके। समझ आया सभी को। आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, चैप्टर नहीं सॉरी, इसका पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हमने इसका पार्ट 1 किया, जल्दी से इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तब तक आप इसे देखिए, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। सभी बच्चों को नमस्कार। और एक बात कहूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे सभी बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चे भी घर बैठकर अपना स्कोर बढ़ा सकें। धन्यवाद।